So good evening and welcome, and let's start the agenda for the Wednesday meet with some recap of the sessions that we have done so far. And meanwhile, anybody who wants to share anything from their life, they're most welcome. And Rajinder Jain ji, welcome. आप कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, so that ग्रुप में आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करें. Yes, कुछ बोलना चाहेंगे सर? राजेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? सर आज का सेशन मैं देख लेता हूँ, सुन लेता हूँ, देन ओके, पूछेंगे, फिर बात करेंगे. आप गॉर्गिन कहाँ से हैं सर? इंदिरापुरम से हैं? गॉर्गिन सिटी से हैं? मैं भोपाल से हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर्ड हूँ. ओके, तो जैन साहब, आपको किसी ने इनवाइट किया है, आपको कैसे पता चला हमारे बारे में? क्योंकि आप पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे, तो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ आपसे. हमारे दूसरे ग्रुप में जैन साहब हैं, राजीव जैन साहब. अच्छा, उन्होंने शायद. अच्छा, मोटिवेशनल ग्रुप जो है, सुविचार. ओके, तो वहां से आपने देखा और आप आए. वेरी गुड, तो वेलकम. तो आप रहिए इस सेशन में, और जो भी आपके सवाल हैं, अगर कुछ सवाल पूछना चाहें पूछिए. और जो यहाँ शेयरिंग्स हो रही हैं, तो ये स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग के ऊपर है. और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक, वो है हमारा एजेंडा. कौन है, क्या है एजेंडा, कौन बताएंगे? कितने लोग एक्टिव हैं आज ग्रुप में? देखें एजेंडा क्या है आज का. आज का एजेंडा क्या है जैन साहब को बताने के लिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए. Question based on Ashtanga Yoga. Question based discussion on the Ashtanga Yoga. तेज पतंजलि ने जो अष्टांग योग बनाया है, उसके ऊपर हम आज बातचीत जारी रखेंगे. जारी इसलिए रखेंगे क्योंकि हम पहले 2-3 हफ्ते से ये कर चुके हैं, और उसके बाद बीच में हमारा टॉपिक थोड़ा चेंज हो गया था, तो आज हम वापस उस टॉपिक पे आ रहे हैं. तो अष्टांग योग तेज पतंजलि का योग मार्ग है. जो लोग जैसे भोग योनि में हैं, तो अक्सर ज्यादातर लोग भोग योनि में अपनी जिंदगी बिताते हैं, भोग करते हुए, यानी कि सुख भोगते हैं, दुख भोगते हैं, और सुप्त अवस्था में अपना जीवन व्यतीत करते हैं अधिकांश लोग. लेकिन जो लोग जागरूक हैं, वो जागरूक होके अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे, अपने आध्यात्मिक जर्नी पे आगे बढ़ते हैं. और उनके लिए जो अवेकन पाथ है, स्पिरिचुअल पाथ है, दैट इज कॉल्ड द योग मार्ग. इसी योग मार्ग में 2 पाथ हम जानते हैं, जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं. एक है कि अष्टांग योग जैसे पाथ पे हम चले, तो आप अपना योग मार्ग पे चलते हुए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाएंगे. और एक और जो हमने बात सीखा है, जो मैं अक्सर लोगों को सिखाता हूँ और अपने प्रोग्राम्स में भी यही सिखाता हूँ, जो हमारा है स्पिरिचुअल हीलिंग का मार्ग. तो स्पिरिचुअल हीलिंग क्या है? स्पिरिचुअल हीलिंग से आप अपने कर्मों को हील करते हैं. आपके प्राणमय कोश में जो आपके 7 मेजर चक्रास होते हैं, एनर्जी चक्रास, उनको हील करते हैं, ब्लॉक्स को हील करते हैं, और फिर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं. तो चाहे योग मार्ग हो या हीलिंग का मार्ग हो, दोनों को हम जागरूक अवस्था में योग मार्ग ही मानते हैं, और एक सुप्त अवस्था में है जो अधिकांश लोग रहते हैं. तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे बैठे हैं, इस ग्रुप में हैं, तो हम जागरूक हो चुके हैं, और एक साधक की तरह हम एक इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं. राइट, या वेलकम, वेलकम अमित जी, दूसरे अमित जी. हाँ, तो राइट, अब हम बात कर रहे हैं अष्टांग योग की. तो अष्टांग योग के 8 पार्ट्स. अब जरा रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा मैं उन लोगों से जो रेगुलर हैं, तो अपने थोड़े से उत्साह जगा लीजिए, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा लीजिए, अटेंशन बढ़ा लीजिए. अब रैपिड फायर क्वेश्चंस आएंगे, फटाफट जवाब देंगे, और फिर हम फटाफट रिकैप करेंगे, क्योंकि जो लोग नए हैं, जो पहले नहीं आए हैं, वो कनेक्ट कर पाएंगे. एंड मीनवाइल पार्थ एंड विजयलक्ष्मी जी एंड किरण जी, वीडियो ऑन कर लीजिए, सो दैट वी कैन कनेक्ट बेटर. एंड नीतू जी, अगर आप भी वीडियो ऑन कर लें तो बेहतर होगा. यस, सो रैपिड फायर क्वेश्चन स्टार्ट्स. रेडी? एवरीबॉडी रेडी? ओके, गुड. अष्टांग योग के 8 पार्ट्स, 1 से 8 तक, कौन बताएंगे? रेज योर हैंड्स, अनम्यूट योरसेल्फ एंड गो अहेड. रेणु जी, गो अहेड. सर, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि. धारणा, ध्यान, समाधि. ध्यान, समाधि, सॉरी. तो उसी सीक्वेंस में जाना है हमको, धारणा, ध्यान, समाधि. क्लियर है एवरीबॉडी? किसी को अगर कोई चीज में डाउट है तो आप हाथ उठा के पूछेंगे, तो मैं वो एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आज का सेशन इसी तरीके से आगे बढ़ेगा. रैपिड फायर क्वेश्चंस होंगे, और कोई भी जवाब दे सकता है, और उसके बाद अगर किसी को कोई उसमें समझ में नहीं आया या कोई एक्सप्लेनेशन चाहता है, तो उसके ऊपर हम और बात करेंगे. ओके, तो अष्टांग योग 8 पार्ट्स क्लियर हो गए हमको ना. पहला पार्ट जो है यम, इसका मतलब क्या है, और इसके 5 पार्ट्स क्या हैं, कौन बताएंगे? अब कोई और बताएंगे? रेणु जी का टर्न अब बाद में आएगा. हाँ, कौन बताएंगे?
कोई भी, किसको क्लियर है ये? यम का मतलब क्या है और यम के 5 पार्ट्स कौन से हैं? हाँ जी, फास्ट, वी हैव डन ऑल दिस बिफोर। नोट्स देखिए, नोट्स देख सकते हैं, नोट्स को देखना चीटिंग नहीं माना जाएगा, दैट इज फाइन। हु वांट्स टू आंसर? यस, गो अहेड। हाँ जी रेखा जी, गो अहेड। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्थेय, अपरिग्रह। ओके, और यम का मतलब क्या है? यम का मतलब है कि हमें दूसरों के साथ में डिसिप्लिन से चलना चाहिए। ओके, या ठीक है, काफी हद तक 99% मैं कहूंगा अच्छे सही बोला है, तो गुड आंसर। हाँ जी, और कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर। परफेक्ट, तो रेखा जी अच्छा जवाब था, एंड ऑफ कोर्स रेणु जी ने तो बहुत बढ़िया ही जवाब दिया था पहला। तो यम के 5 पार्ट्स, यस, एवरीबॉडी क्लियर ऑन दैट? यम का मतलब है हाउ आर यू इंटरेक्टिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड के साथ जीने के लिए जो एक डिसिप्लिन फॉलो करना है आपको, रूल्स फॉलो करना है, सेट ऑफ डूज एंड डोंट, उसको यम की कैटेगरी में डाला गया है। और इसमें है 5: अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्थेय और अपरिग्रह। क्लियर है ये? सबको मतलब क्लियर है इसका? क्लियर है? ओके, वन वर्ड आंसर्स फास्ट। पहला अहिंसा, एक वर्ड में बताएंगे, एक या 2 वर्ड में, क्या मतलब है अहिंसा? हाँ जी, कौन बोलेंगे? नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस, वेरी गुड, इन थॉट, वर्ड्स एंड एक्शन। अगर देखेंगे तो सिर्फ एक्शन में नहीं है, आपकी सोच में भी अहिंसा है, आपके बोल में भी अहिंसा है, और आपके एक्शंस में ऑब्वियसली अहिंसा है। तो अहिंसा इज द नॉन वायलेंस। तो किसी भी तरीके से वायलेंस ना औरों के साथ ना अपने साथ। ओके, यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट। अपने ऊपर भी आप कोई वायलेंस को नहीं होने देंगे। So that is the right understanding. So non against violence, non-violence of all kind in thoughts, words, and actions to everybody and anybody. So even hitting a cockroach is अहिंसा। hinsa. Okay, is hinsa, is violence. Killing a mosquito is also Violence. hinsa. So you have to understand what does it mean. Then in some situations you might justify it as an act of self-defense. Okay, or somebody as in an occupation can clarify that if he is in the role of a soldier, तो वहां पे उसको हिंसा करनी है बॉर्डर पे। ओके, तो अपने धर्म के मुताबिक अपने कर्म का आप फॉलो करेंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। हिंसा मीन्स वायलेंस। नाउ अहिंसा इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड। क्लियर है ये? राइट। सेकंड, सत्य, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत क्लियर है। क्या है सत्य? हेलो, कौन बोलेंगे जल्दी से? Is it truth? Yes, it is truth. Obviously, it is truth. It is truth. Yeah. Is So the truth, the eternal truth, the ultimate truth, the सत्य और धर्म के मार्ग पे चलना है, यही हमारा spiritual journey है. So this actually tells you the path of dharma. Okay, तो अहिंसा and सत्य, ये it goes hand in hand, I would say, and it is to make you work on the path of dharma, the right path, which will take you to self-realization. Right path का मतलब है the path which takes you to self-realization, क्योंकि soul को एक ही purpose है, self-realization. So we have to look at that and then move forward in our journey. That is the path of dharma. Okay, clear? तो अहिंसा and सत्य हो गया। ब्रह्मचर्य, one word, fast fast, हम ये सब कर चुके हैं। हाँ, डिवाइन बिहेवियर। एक जना बोलिए। डिवाइन बिहेवियर। डिवाइन बिहेवियर, थोड़ा, हाँ, ओके फाइन। सो डिवाइन बिहेवियर, करेक्ट, ब्राह्मण जैसा आचरण, डिवाइन बिहेवियर, राइट। एंड अनदर वर्ड फॉर इट, अनदर वर्ड फॉर इट, another word for it. Yes, Parth, you said that before, I remember it. Moderation, very good. So moderation is the word which was mentioned in the post. आज पोस्ट नहीं देखा है लोगों ने, हाँ, तो देख के तो याद आ जाता है moderation लिखा हुआ है उसमें। So that is another word of brahmacharya. Okay, so moderation, divine behavior, and divine behavior में moderation, not to exceed any kind of limits. Within the limit, things are fine. The moment you exceed the limit, even the good things become poison, even the pleasure becomes a pain. So you have to understand moderation is very, very important, the limits that you set for yourself, right? सर Okay, समझ में नहीं आया, प्लीज आप एक्सप्लेन कीजिए अच्छे से। समझ में नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया? ब्रह्मचर्य, हाँ, मॉडरेशन और लिमिट्स वगैरह आपने जो बोला है ना वही। okay fine. So
कौन बताना चाहेंगे? रेणु जी, विल यू मेक एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन टू किरण जी व्हाट डू यू मीन बाय ब्रह्मचर्य, मॉडरेशन या फिर ब्राह्मण जैसा आचरण? क्या बोलना चाहेंगे? सर एक्सप्लेनेशन का नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट आई विल डू द ऑनर्स। एनीबॉडी एल्स हु वांट्स टू डू दैट? पार्थ, यू वांट टू डू इट? सर यस पार्थ, गो अहेड। मतलब कोई भी आप चीज होती है, जो भी आप एक्शन करते हो, ठीक है, भले ही आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें एक मॉडरेशन होनी चाहिए। आपको पता होता है आपकी कुछ लिमिट होती हैं, ठीक है, तो उसको उस लिमिट में रखा जाए ताकि आप बहुत ज्यादा किसी भी चीज से अटैच ना हो या डिपेंडेंट ना हो। So that will be the result. Very good, good attempt, very good attempt. सही बताया। सबसे पहले ब्रह्मचर्य का मतलब समझ लीजिए, ब्राह्मण जैसा आचरण। ब्राह्मण इज डिवाइन, तो डिवाइन बिहेवियर को ब्रह्मचर्य कहा गया है। अक्सर इसको हम रिलेट करते हैं टू हैव ए लाइफ विच इज फ्री फ्रॉम और एब्स्टेनिंग फ्रॉम सेक्स, दैट सेक्सुअल लाइफ, दैट इज सेट, ओके, बट दैट डिपेंड्स ऑन विच एज ग्रुप यू आर। तो अगर आप स्टूडेंट एज में हैं, तो इट इज सेट लाइक जैसे हमने अपने 100 years को, एक ह्यूमन लाइफ को डिवाइड किया हुआ है 4 भागों में। तो सबसे पहला जो आता है फर्स्ट 25 years, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य। तो फर्स्ट 25 years इट इज कॉल्ड स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ में आप सब कुछ सीखते हैं, पूरा प्रॉपर धर्म की परिभाषा सीखते हैं। तो आपको राइट पाथ बताया जाता है, आपको एजुकेशन बताया जाता है, और उसमें आपको सिखाया जाता है डिवाइन बिहेवियर क्या है। तो उस डिवाइन बिहेवियर में सब कुछ आता है। हाउ टू अर्न ए लिविंग, उसके स्किल्स सिखाए जाएंगे, पूरी नॉलेज दी जाती थी। जैसे पहले गुरुकुल में था तो पूरे शास्त्र सिखाए जाते थे, राइट, ऑल द वेदास एंड उपनिषद्स एंड ऑल द डिवाइन नॉलेज वाज गिवन एंड दे वर टोल्ड यू आर डिवाइन, you are a divine being, so start living like a divine behavior. So that was taught right in the beginning. That is the part of brahmacharya we are talking about. और उस ब्रह्मचर्य में obviously abstaining from sex was a part of it, because that is not the start of the married life. उसके बाद गृहस्थ आश्रम आता है, जहाँ पे you will indulge in the household activity, ये householder के responsibilities हैं। तो वहाँ पे आपको धन भी अर्जित करना है और आपके अपने desires भी पूरे करने हैं। So you will raise a family, you will get married, have a family, and indulge in the necessary pleasures for that, right? And then you have to have the fulfillment of the desire of wealth. तो कामा और अर्थ, ये तो 2 pillars हैं आपके। कामा is fulfillment of desires, अर्थ is accumulation of wealth. तो इन दोनों को आप fulfill करेंगे, तो उसके लिए skills आप already सीख चुके हैं। आपके ब्रह्मचर्य स्टेज पे आप ऑलरेडी नॉलेज और स्किल सीख चुके हैं, उससे आप अपना व्यवसाय चलाएंगे, अपना आर्थिक जो सिचुएशन है उसको मजबूत बनाएंगे, ताकि आप हाउस होल्डर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकें, राइट। तो दैट इज द एरिया। उस एरिया में आप आएंगे गृहस्थ आश्रम में, तो वहां पे आपको ब्रह्मचर्य का मतलब एब्स्टेनिंग फ्रॉम सेक्स नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अ टाइम व्हेन इट हैज टू बी डन एंड देयर इज अ टाइम व्हेन यू हैव टू फुलफिल द डिजायर्स, करेक्ट। सो दैट इज द गृहस्थ आश्रम। नाउ आर यू क्लियर अबाउट व्हाट इज ब्रह्मचर्य? अब उसमें जब आप ब्रह्मचर्य में हैं तो मॉडरेशन करना है। अब गृहस्थ आश्रम में भी रहेंगे तो आपको मॉडरेशन में रहना है। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट divine behavior, not to exceed any kind of desires beyond the limits. For example, अगर आप खाने पे देखें, खाने पे अगर आप थोड़े लिमिट तक खाएंगे तो वो पौष्टिक भोजन है, खाने को, बॉडी को आपको ताकत देगा। लेकिन अगर आप स्वीट्स में बहुत इंटरेस्टेड हैं, स्वीट्स बहुत अच्छे लगते हैं, और आपने 2 स्वीट्स खा लिए, ठीक है, आप 25 स्वीट्स खा जाएंगे तो क्या होगा? इट्स बिकम पॉइजनस, राइट। तो कुछ भी लिमिट से ज्यादा करेंगे तो इट विल बी पॉइजनस, इवन इफ इट इज गुड। और बैड तो एनीवे इट विल बी बैड, राइट। तो एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, एनी काइंड ऑफ फूड हैबिट, एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी विच इज इन द फॉर्म ऑफ प्लेजर, इफ इट इज डन बियॉन्ड ए पर्टिकुलर लिमिट, विल एंड अप इन पेन। तो हर कोई वो चीज जो एक मॉडरेशन के लिमिट के बाहर चली जाए, वो एक तरीके से पॉइजन हो जाता है। दैट्स व्हाट इट मीन्स, राइट। ओके, गुड। So everybody clear on this third part? Yes, sir, hand raise किया आपने सर, कुछ बोलना है? आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? Okay, नहीं, that's fine. Right, so now we come to the fourth level. Fourth level क्या है? अस्तेय. अस्तेय, one word. अस्तेय. Non-stealing. Okay, good. अस्तेय, non-stealing. That means किसी और का जो भी चीज है उसको हम छीनने की कोशिश नहीं करेंगे, चुराने की कोशिश नहीं करेंगे, इवन इन थॉट, इवन इन वर्ड्स, इवन इन एक्शन। क्लियर है ये? तो यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। एंड
वाई दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम देखेंगे कभी बचपन में हमने ये सब चीजें करी हुई होंगी, चीटिंग करी होगी, एग्जाम्स में चीटिंग करी होगी, हाँ, बड़े होके तो फिर बिजनेस में चीटिंग करते हैं या जैसे भी चीटिंग करते हैं, राइट, एंड कई बार झूठ बोला होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम बचपन में करते हैं, पैसे चुराए होंगे, चीटिंग करी होगी, सो लॉट ऑफ थिंग्स। So there are many things that you will do as a child when you are not aware. Now if you are aware of it, so you have to avoid first of all such things. और अगर ऐसी चीज आपने कर ली है पहले तो उसके गिल्ट में नहीं रहना है, उसके इम्पैक्ट में भी नहीं रहना है, तो अपने आप को माफ करना है। और किसी भी गिल्ट से फ्री होने के लिए क्या करना होता है हमको? Forgive yourself and ask for forgiveness. तो कन्फेस करिए कि हाँ मेरे से ये गलती हुई है, and confess to the divine or to that person concerned so that you are free of the guilt. तो आप गिल्ट से फ्री हो जाएंगे और फिर आप अपने नॉर्मल सेल्फ में नॉर्मल जिंदगी बिता पाएंगे। तो अस्तेय इज नॉन स्टीलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल abstain from stealing, and in case you have done that, do the necessary act so that you are free of the guilt, क्योंकि गिल्ट आएगा ही आएगा। अगर आपने चुराया है कुछ भी तो गिल्ट आएगा, और लीगल इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं उसके, अगर आपने कोई अनलॉफुल काम किया है, करेक्ट। तो बैंक में डाका डालेंगे या कुछ चोरी करेंगे तो उसमें सोसाइटी के हिसाब से भी जो पनिशमेंट मिलेगी वो मिलेगी, करेक्ट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर? एनीबॉडी, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस नॉन स्टीलिंग? सो नॉन स्टीलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज यू आर एक्चुअली प्यूरिफाइंग योर डिजायर। किसी और की चीज को अपनाने की कोशिश नहीं करनी है, जो है उसी में संतुष्ट रहना है। दिस विल कम लेटर, बट देन दिस इज द बेसिस फॉर दैट। जब आपने डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं, जो मेरे पास नहीं है वो मेरे को नहीं चाहिए, तो नॉन स्टीलिंग ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा, राइट। एंड Sir, I have a question. Yes, go ahead. And what about if someone wants to steal things from you? Like मेरे से कोई चीजें लेना चाहता है। Steal Out things of is me. without your awareness. Even if I know that person is want to snatch something from me, Then it and is I don't snatching. want to. Then it is snatching. छीन रहा है, आपका हक छीन रहा है, तो अपने हक के लिए लड़ो। पांडवों ने भी युद्ध किया था, आप भी करो। Okay. 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 But first of all, you need to understand whether it is rightfully yours or not, or you think it is yours. हाँ, आपने बोल दिया कि ये मेरी जमीन है और फिर दूसरे ने कहा नहीं ये मेरी जमीन है, दोनों की नहीं है, तो फिर वो पहले ट्रुथ को पता लगाना पड़ेगा। What is the truth behind it? Okay, so if you want to share something from your life, it will be more real for you. वरना ये hypothetical discussion में मैं ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ, right? Okay. Yeah. If you want to share something specific, you can share, which is bothering you or which is disturbing you. You want to Okay. share? Thank you, sir. Yeah. So just analyze it. If you don't want to share, that is fine. Analyze करके देखिए कि अगर आपके पास कुछ है, अभी हम नॉन स्टीलिंग की बात कर रहे हैं कि औरों का हमको कुछ नहीं चाहिए, ओके। नाउ अगर कोई आपसे छीन रहा है कुछ, then you have to see, understand, अपने राइट्स के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। अगर सत्य और धर्म के मार्ग पे हो और आपकी चीज कोई ले रहा है, तो you will have to stand up and put your foot down, whatever it is, whatever be the situation. और अगर आपको कोई लीगल सपोर्ट चाहिए, उसमें तो लीगल स्ट्रक्चर बना हुआ है, राइट। सो यू विल टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स to be in the path of Satya and Dharma, but don't feel victimized and don't get into the action mode immediately. Think about it, decide what is the course of action which will be on the path of Dharma. सत्य और धर्म के मार्ग पे आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, आपको वो एक्शन लेना है, right? Okay, so that is about Astheya. Then we have aparigraha. One word for that. Hoarding. हाँ जी, Hoarding. yeah. So it's not actually hoarding, it is Non-accumulation. Non-accumulation. उसको समझाने के लिए बोला था कि कोई चीज इकट्ठी करके हमको गोडाउन में बंद करके नहीं रखना है, तो होर्डिंग नहीं करनी है। तो नॉन एक्यूमुलेशन इज द राइट वर्ड। नॉन एक्यूमुलेशन मीन्स आपको क्या होगा, उसमें जो चीज आपको नहीं चाहिए वो पकड़ के अपने पास नहीं रखनी है, दान कर दो। तो दान करने से क्या होगा, यू विल नॉट गेट अटैच टू इट। तो एनीथिंग मटेरियलिस्टिक जिसको आप होल्ड ऑन करके बैठे हैं, उसको वो अटैचमेंट खत्म करनी है। तो नॉन एक्यूमुलेशन, अपनी नीड्स को कम कर लो, जो एक्सेस में है वो दे दो उन लोगों को जिनको उनकी जरूरत है। तो दिस कैन बी मटेरियलिस्टिक थिंग आल्सो, लाइक क्लोथ्स, फूड, मनी, व्हाटएवर, राइट। और इट कुड आल्सो बी समथिंग लाइक ज्ञान। ये ज्ञान मैंने पकड़ के रखा हुआ है, मैं नहीं सिखाऊंगा किसी को, मैं किसी को लेने नहीं दूंगा, ये मेरी नॉलेज है। तो इवन दैट इज accumulating. Share the knowledge.
तो देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ होल्डिंग ऑन टू एनीथिंग। छोड़ दोगे फ्री हो जाओगे, राइट? सो दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ अपरिग्रह, नॉन एक्यूमुलेशन। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में? एनीबॉडी? कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में? ये पांचों पॉइंट्स हो गए यम के। पांचों पॉइंट्स को कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं? किसी ने किया है? रेज योर हैंड एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। और कोई नहीं कर सकता है, लगता है कि ये मैं नहीं कर सकता किसी भी हालत में, ऐसा है तो वो भी शेयर कर सकते हो। या सो लेट्स हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होगा अपनी लाइफ से, किसी और की लाइफ से नहीं, किसी और को नहीं सिखाना। ये सारी चीजें जो हैं अपने लिए है, स्वाध्याय है, तो हम समझेंगे स्वाध्याय के अगले पार्ट में। लेकिन ये दिस इज फॉर योरसेल्फ। ये नहीं बोलना तुमको सच बोलना चाहिए, तुमको झूठ नहीं बोलना है, तुमको दान करना है, नहीं, ये तुम्हारे लिए, औरों के लिए नहीं है, ये अपने लिए है। अपनी लाइफ को एनालाइज करना है, मुझे देखना है कि मैं कहाँ पे अहिंसा फॉलो कर रहा हूँ, कहाँ पे सत्य का पालन कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं अस्थेय और अपरिग्रह यूज कर रहा हूँ, कहाँ पे ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, कहाँ पे डिवाइन बिहेवियर नहीं है, करेक्ट? और उन एरियाज को इम्प्रूव करना। तो हर चीज हर एरिया में अप्लाई हो जरूरी नहीं है आपकी लाइफ में, बट इन ड्यू कोर्स एज यू मूव फॉरवर्ड इन योर स्पिरिचुअल जर्नी यू विल फाइंड दैट ऑल दीज विल हैव देयर प्लेस। लेकिन आज की डेट में आपकी लाइफ में क्या अप्लाई हो सकता है उसको अप्लाई करिए। ये होता है स्वाध्याय का मतलब। आज की डेट में आप क्या लगता है आपको, कौन कौन सी चीजें हैं जो आप लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, किस एरिया में? जरूरी नहीं है हर एरिया में हो, बट किस एरिया में? जैसे मैं उस दिन अमित जी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा पिछले 1.5-2 साल से मैंने आज तक मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला। सो दैट्स पावरफुल, वेरी पावरफुल। अगर आपको ये एक्सपीरियंस है कि पिछले 1.5 साल से मैंने किसी भी चीज के लिए झूठ नहीं बोला, या एक झूठ बोला, वो मेरे को इसलिए याद आ गया कि मैंने पिछले 1.5 साल से करीब झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, दैट्स वेरी पावरफुल। आप समझ सकते हैं। आज ही मैंने एक पोस्ट में पढ़ा था, किसी ने ग्रुप में डाला था, अगर आप सत्य का पालन कर रहे हैं तो आपका विशुद्धि चक्र जो है, थ्रोट चक्र गेट्स एक्टिवेटेड, राइट? व्हिच इज ट्रू। वो सत्य और धर्म का मार्ग है, वो साउंड का है, आपकी कम्युनिकेशन है, आपका सत्य और धर्म के मार्ग पे चलने के लिए थ्रोट चक्र है एनीबॉडी। सो इफ यू आर कम्युनिकेटिंग द ट्रुथ, इफ यू आर लिविंग द ट्रुथ, थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस में, यू विल फाइंड योर थ्रोट चक्र इज एक्टिवेटेड। आप जो बोलेंगे वो भविष्यवाणी नहीं होगी, बल्कि वो एक तरीके से इट विल स्टार्ट हैपनिंग इन द यूनिवर्स, करेक्ट? तो जो आप बोलेंगे वो सार्थक होने लग जाएगा, वो लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा, इतनी पावर है उसमें। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द ट्रूथ। ओके, गुड। सो शेयर, समबडी शेयर फ्रॉम द लाइफ। अमित जी की शेयरिंग मैंने कर दी। हाँ हाँ, एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर? फास्ट 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 सर, लाइफ में Sir, I अप्लाई have a किया तो फायदा question. नहीं। हाँ जी, कौन बोलेंगे? मेरा सत्य के बारे में सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी, बोलिए। सत्य को कहा जाता है कि ये हित मित प्रिय भी होना चाहिए साथ में, तो आप उसको कैसे? हाँ, क्या होना चाहिए? हित मित प्रिय मतलब कटु सत्य नहीं होना चाहिए, ऐसा भी कहा जाता है। तो हाँ। सर आपका क्या इंटरप्रिटेशन? यस, तो मैं उसमें यही बोलूंगा कि सिर्फ सत्य को अलग से नहीं देख सकते। मैं अक्सर हमेशा यही बोलता हूँ कि सत्य पे मार्ग पे अगर आप चल रहे हैं तो उसको धर्म के मार्ग पे भी होना चाहिए और अहिंसा को भी फॉलो करना चाहिए। अगर मैं सच बोल दूंगा और किसी की जान चली जाए तो वो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि उस समय मेरे को सत्य से ज्यादा अहिंसा ज्यादा प्रिय होगा। तो मैं अहिंसा को फॉलो करूंगा, सत्य को बैक सीट पे रख दूंगा, करेक्ट? धर्म के मार्ग पे अगर मेरे को, अगर धर्म के मार्ग पे चलना है और मेरे को अगर झूठ बोलना है, हाँ, जैसे युधिष्ठिर ने किया था, धर्म के मार्ग पे उनको चलना था और द्रोण को हटाना था रास्ते से। क्यों? क्योंकि वह धर्म के रास्ते पे थे। तो धर्म के रास्ते पे चलते हुए अगर आपको झूठ बोलना हो तो आपको बोलना पड़ेगा कि अश्वत्थामा मर गया, राइट? तो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपके सत्य और धर्म और अहिंसा तीनों जुड़े हुए हैं, तीनों को अलग से नहीं देख सकते, तीनों को एक साथ देखना पड़ेगा, राइट? बाकी लोग हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सर एम आई क्लियर? जवाब मिल गया आपको? परफेक्ट, थैंक यू सो मच एंड आई होप एवरीबडी इज क्लियर ऑन दिस, राइट? तो अपनी लाइफ में झांक के देखिए, अगर आपके सत्य और धर्म का मार्ग, अगेन मैं ये नहीं बोल रहा क्या सही है क्या गलत, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ क्या वो एक्शन, क्या वो डिसीजन आपको सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लेके जा रहा है,
स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ा रहा है तो वो धर्म का मार्ग, और उस धर्म के मार्ग में अगर आपको झूठ बोलना पड़े तो कोई बात नहीं, किसी को रास्ते से हटाना पड़े इन द सेंस महाभारत के युद्ध में, तो वो सही है। तो उस समय जो युधिष्ठिर ने किया, उस समय जो अर्जुन ने किया, वो सही था। भीष्म को हटाने का एक ही तरीका था, तो वो शिखंडी को सामने करके उनके शस्त्र रखवा दिए और फिर उनको मारा गया, वरना भीष्म को हराना इम्पॉसिबल था, द्रोण को हराना इम्पॉसिबल था, कर्ण को सीधी तरीके से हराना बहुत ही इम्पॉसिबल नहीं तो मुश्किल बहुत था, तो उसके लिए उनको हटाना जरूरी है, वरना युद्ध चलता रहता। तो धर्म की स्थापना कैसे होती? तो धर्म युद्ध में धर्म के पक्ष पे चल रहे हो तो आपको थोड़ा सा झूठ बोलना है तो चलेगा, थोड़ी हिंसा करनी है तो चलेगा। तो दैट्स द अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट। तो वही मैं बात कर रहा था अभी, जो विजय लक्ष्मी जी पूछ रही थी कि अगर कोई आपसे छीन रहा है तो आपका धर्म क्या बोलता है। अगर वो चीज आपको लड़ना चाहिए उसके लिए तो लड़िए, पुलिस केस करना है तो करिए, करेक्ट। पर अगर आपको, या फिर आप उसको माफ करना चाह रहे हो और उसे बोल रहे हो कि ओके मैंने तेरे को दान में दिया, जा ले ले, तो बात अलग है, लड़ने की जरूरत नहीं है, आई गिव इट टू यू, टेक इट, देन इट्स अ डिफरेंट इशू। और वो डिसीजन आपको लेना है कि मेरे को स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए क्या चीज है जो मेरे को आगे लेके जाएगी, तो कौन सा एक्शन, कौन सा डिसीजन मुझे आगे लेके जा रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। गुड, हु एल्स वांट्स टू शेयर? सवाल भी पूछ सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। आपकी लाइफ में, ओके आई विल मेक द क्वेश्चन इजियर, आपकी लाइफ में पिछले 6 महीने से जब से आप इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, इन 5 में से कौन सी चीज आपकी लाइफ में एक्सप्रेस हुई है, थोड़े से भी एंगल में अगर इंप्रूवमेंट हुई है तो वो इंप्रूवमेंट शेयर कर सकते हैं। नाउ इट इज इजी, राइट। हु वांट्स टू शेयर? यस रेखा जी, गो अहेड। चीजें इकट्ठी नहीं रखनी है, ये चीज तो बहुत क्लियर हुई है, और थोड़ा डरना नहीं है, तो इसलिए सच बोलने की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। वेरी गुड, तो डरना नहीं है इसलिए सच बोलने की हिम्मत बढ़ गई है, बहुत बढ़िया। और दूसरा क्या बोला आपने? इकट्ठा नहीं करना है इसलिए, इकट्ठी नहीं, अपरिग्रह नहीं करना है, चीजें इकट्ठी नहीं करनी है, जिससे हमें उनके पास ध्यान लगा रहता है कि ये चीज मेरी है, इसको ऐसे लेना है, ऐसे करना है, तो इसलिए वो छोड़ दिया है कि चीजें इकट्ठी नहीं करनी है। वेरी गुड, तो अपरिग्रह फॉलो कर रहे हैं, परिग्रह हाँ, छोड़ दिया। वेरी गुड, हाँ, परिग्रह, परिग्रह इज एक्यूमुलेशन, अपरिग्रह इज नॉन एक्यूमुलेशन। नॉन एक्यूमुलेशन। तो आपने दान करना शुरू कर दिया क्या? यहाँ ठीक है, Very तो good. दान करना शुरू कर। दान करना इज ए सिंबल ऑफ यू नो कि आपने एक्यूमुलेट करना बंद कर दिया। सिंपल थिंग्स, इट कैन बी सिंपल थिंग्स। पहले हम किताबें जो होती हैं बच्चों की, जब 1 साल खत्म हो गया तो पहले रद्दी में देते थे। Now I just checked if there is somebody who is junior to you and if you want these books, so check that. Yeah. और अगर तुम्हारे सीनियर हैं कोई, उनको अगर बुक्स डिस्पोज ऑफ करनी है तो यू टेक इट फ्रॉम देम, so it works in both ways, correct? Yeah. तो कुछ किताबें हैं जो यू नो वी कैन गिव इट टू somebody else. अगर आपके जान पहचान में कोई नहीं है तो वी गिव इट टू द लाइक यू नो सोसाइटी के लाइब्रेरी, उसमें डाल दिया और वहां से जिसको चाहिए वो दे देते हैं। तो स्टडी बुक्स कैन बी यूज्ड दैट वे। स्टडी बुक्स को रद्दी के भाव देना, इट डजंट मेक सेंस, राइट? तो as your children are growing up, you can gift away the clothes, हाँ, gift away the books, कपड़े, बुक्स हैं, कपड़े हैं, कपड़े हैं, आपके कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं जो थोड़े से भी कम हो गए हैं, so you can always give that to people who are desperately looking for it, right? So that way you can start. अपनी अलमारी खोल के देख लीजिए, अगर उसमें ऐसी कोई चीज है जो आपने 3-4 साल से नहीं पहनी है तो छोड़ दीजिए उसे, वो रखने की जरूरत है। नहीं पहनूंगी एक दिन, कब पहनोगे? 4 साल से नहीं पहना, right? So you need to understand, look into it and get rid of it. Get rid of it. वहाँ बैठे बैठे वो छोटा हो जाएगा and then उसको कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारी चीज, in fact I was somebody you know who won't give up. I was you know really attached to my clothes, special ones. तो मैं उसको रखता था, साइज तो मेरा कभी चेंज नहीं होता है ना, तो यूनिवर्सल काइंड ऑफ साइज फॉर मी, इट नेवर चेंजेस। वो मैं 10 साल पहले भी यू नो आई वाज यूजिंग दोस एंड आई वाज यूजिंग, बट आते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं, जगह नहीं होती थी, आई स्टार्टेड रिमूविंग। सो दैट वाज वन वे ऑफ इवन फ्रीइंग फॉर यू फ्रॉम द अटैचमेंट। जितनी अटैचमेंट थी, जितनी मेमोरीज थी, उन ड्रेसेस के साथ भी होती है मेमोरीज, करेक्ट? इफ यू कैन कनेक्ट विद व्हाट आई एम सेइंग। या राइट। 15 साल पहले मेरी लाइफ में क्या हुआ था, 20 साल पहले मेरी लाइफ में क्या हुआ था ना, वो कपड़े याद दिला देते हैं कभी कभी। गेट रिड ऑफ दोस, क्या अच्छे हों या बुरे हों, हाँ बुरे भी होते हैं, तो समटाइम्स यू वांट टू कीप दैट पूरी मेमोरी अपने हाथ में। नहीं माफ करूंगा, है ना, काइंड ऑफ थिंग, तो छोड़ दो, राइट। हां, ईगो भी यू कैन गिव अप दैट। यस, वेरी गुड सुरेखा जी, गुड जॉब। थैंक यू। Who else wants to share?
Who else wants to? हाँ जी रेणु जी, go ahead. सर जो जैसा आपने 6 महीने की बात की, तो ये फिर इजी हो गया थोड़ा बताना कि जो सबसे ज्यादा मुझे अपने में चेंज लगा सर, वो ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग है कि अब आँख खुलते ही इतनी सारी चीजें इस 1-1.5 साल में देखा है कि अभी भी हम सब ठीक है। ये इतना बड़ा मतलब लगता है कि हम लोग ठीक है। तो सुबह आँख खुलते ही ग्रेटिट्यूड होता है, और दिन में भी जो जो अच्छा हो रहा होता है या जो अच्छा नहीं हो रहा होता तो किस वजह से अच्छा नहीं हुआ, उसमें कुछ अच्छा ढूंढने की अब थोड़ी आदत हो गई। और दूसरा सर, अब पहले जैसे ऑफिस में होता था कि दूसरा आदमी उस लेवल का काम नहीं कर पाता था तो मुझे परेशानी होती थी, उससे मुझे गुस्सा आता था। लिटरली मुझे मेरे हाथ पैर गर्म होने लग जाते थे कि वो सामने वाला उस तरीके से नहीं कर पा रहा होता समझाने के बावजूद भी। अब मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने लगी हूँ, मतलब मुझे लगता है कि अपने साथ साथ दूसरे की लाइफ में। तो इससे मुझे अभी कुछ 2 दिन पहले किसी ने ये बोला कि अगर कोई आपके साथ रह के नहीं सीखा है ना, तो फिर वो नहीं सीख सकता। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ। अब वो गुस्से वाला नहीं आ पाता है, कंट्रीब्यूशन वाला है। और बाकी सर ये नॉन एक्यूमुलेशन वाला तो अभी कोविड के टाइम में जो भी जितना हेल्प जिसको कर पाए वो सब सीख लिया, तो बहुत बहुत फर्क आया सर 6-8 महीने में। थैंक यू सो मच। वेरी गुड, बहुत बढ़िया रेणु जी, गुड, वेरी गुड इनसाइट्स एंड गुड अंडरस्टैंडिंग, वेरी पावरफुल, राइट? So this is how you have to see how it can come more into your life. तो जिनको अभी तक लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है या ऑब्जर्वेशन नहीं हुई है, एक्सपीरियंस तो आप कर रहे होंगे, आप कर भी रहे होंगे ये सब चीजें, लेकिन आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया, आपने कभी उसको पिन पॉइंट नहीं किया कि अच्छा इसको इस कैटेगरी में डालना है। तो अब जैसे भी रेणु जी ने कहा मेरे को अब उस पर गुस्सा नहीं आता है, तो मतलब क्या वो हिंसा नहीं कर रही है, सोच में हिंसा हो रही थी पहले, गुस्सा मीन्स व्हाट, सोच में हिंसा कर रहे हो, तो अब वो सोच में हिंसा नहीं हो रही है, राइट? और अगले पॉइंट में तो ये बहुत ज्यादा और क्लियर हो जाएगा जो हम संतोष की बात करेंगे। तो अगर आप गुस्सा नहीं कर रहे हो तो यू आर कंटेंटेड इन लाइफ, राइट? जब कंटेंटमेंट आएगी तभी आप आसानी से बाहर की दुनिया में दान कर पाएंगे, व्हेन यू आर कंटेंटेड इन लाइफ। तो संतोष इज वेरी वेरी पावरफुल वे ऑफ फाउंडेशन ऑफ हैप्पीनेस, तो हम आगे देखेंगे, राइट? चलिए आगे चले जाते हैं। तो नियम का एक वर्ड और उसके 5 पार्ट्स कौन बताएंगे? हाँ जी, यस टोनी, आज फॉर्म में है टोनी। हाँ जी, सेल्फ डिसिप्लिन, वेरी गुड, 5 पार्ट्स ऑफ दैट। शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी गुड जॉब, ग्रेट। सो एक वर्ड में कौन बताएंगे फास्ट? सबसे पहला है आपका क्या है सबसे पहले टोनी? शौच इंग्लिश में या 1 वर्ड में क्या बोलेंगे? एक जना कौन? क्लीनलीनेस, ओके। एनी अदर वर्ड फॉर दैट? प्योरिटी इन थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन। प्योरिटी इन थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन, वेरी गुड, ठीक है जी। तो शौच क्लियर है, ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। भारत में स्वच्छता अभियान भी चल रहा है, सो वी ऑल नो। बाहर की दुनिया में, अंदर की दुनिया में आपको स्वच्छता रखनी है, प्योरिटी रखनी है थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस में, क्लियर है ये? गुड। सेकंड, प्योरिटी के बाद आता है शौच के बाद संतोष, जो अभी रेणु जी ने बताया। संतोष इज व्हाट? 1 वर्ड? कंटेंटमेंट, वेरी गुड, वेरी पावरफुल। कंटेंटमेंट इज द फाउंडेशन फॉर सक्सेस, राइट? कंटेंटमेंट मीन्स आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, एक्सेप्टेंस लेवल बहुत हाई है, तो कंटेंटमेंट आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, राइट? कंटेंटमेंट नहीं है मतलब क्या है? एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है और एक्सेप्टेंस लाइफ की नहीं है, तब आपको मिजरेबल स्टेट में पहुंच जाओगे आप। तो कंटेंटमेंट गिव्स यू फाउंडेशन फॉर जॉय एंड हैप्पीनेस इन लाइफ, सो यू विल लिव ए जॉयफुल लाइफ। कंटेंटमेंट है तो यू आर लिविंग ए जॉयफुल लाइफ, कंटेंटमेंट नहीं है यू आर लिविंग ए मिजरेबल लाइफ। तो कहां से आएगा? एक्सपेक्टेशन कम करनी है, एक्सेप्टेंस बढ़ानी है, राइट? कंटेंटमेंट, एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ एंड अदर्स। हाँ जी, एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, हाँ, एवरीबॉडी। एक्सेप्टेंस थॉट, वर्ड, एक्शन, अपने लिए, सबके लिए, तो इसीलिए वो अफर्मेशन भी है ना हमारा। आई लव, एक्सेप्ट, फॉरगिव एंड थैंक माई सेल्फ एंड ऑल पीपल इन माई लाइफ, दैट इज लाइक ए ब्रह्मास्त्र। उसको आप रोज सुबह 8 बार रोज सुबह और 8 बार रोज रात को सोने से पहले बोलेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल साफ हो जाएगा, प्योरिटी भी हो गई, और वो कंटेंटमेंट में
तब्दील हो जाएगा। कंटेनमेंट हो गया तो जॉय एंड हैप्पीनेस इसे रिजल्टेंट आउटकम है उसका, आपके हर एक्शन में आपके स्टेट ऑफ माइंड को पीसफुल बना देगा। राइट, गुड, क्लियर है ये दो पार्ट। तो शौच हो गया, संतोष हो गया। तपह, वन वर्ड फॉर दैट। तपह, प्योरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन, कैसे प्यूरिफिकेशन? प्यूरिफाई तो शौच में भी था, तो ये क्या है? प्यूरिफिकेशन बाय एक्शन। बाय एक्शन, तपस्या कर रहे हो अब आप, सुना है ना हमने तपस्या। पहले साधु महात्मा लोग, कोई गलती हो जाती थी उनसे, राजा महाराजा कोई गलती करते थे, शिकार करने गए, किसी को मार दिया गलती से, तो क्या करते थे वो? तपस्या से राजपाट छोड़ दिया, अब तपस्या करने चले गए। क्यों? प्रायश्चित करने के लिए। तो ऑल दिस इज पार्ट ऑफ तपः। तपः बेसिकली मीन्स anything that is required to be done for moving forward on your spiritual journey, चाहे वो गिल्ट को ओवरकम करना हो या फिर कोई भी और चीज हो जिसको ओवरकम करना हो, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है और हर हालत में आगे बढ़ना है, वो जो जुनून है आपका, उसको बोलते हैं तपः। और उस जुनून में आप जो भी एक्शन करेंगे, दैट विल कम इन दिस कैटेगरी ऑफ तपस्या। योर विल पावर, योर परसिवरेंस, एवरीथिंग, डिटर्मिनेशन, सब कुछ एक वर्ड में बोला गया है, तपः। क्लियर है ये? तो इट कैन बी पेनेंस, इट कैन बी तपस्या, इट कैन बी एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ। आपकी साधना हो सकती है, आपके लिए जीवन का मकसद हो सकता है, वो पर्पस ऑफ लाइफ हो सकता है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ये मेरा डिसीजन है और ये मेरे को करना है। जो धुन आ जाती है कि ये करना है, दैट इज तपः। क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? नो डाउट्स आई सपोज? यस। तो हो गया तप। देन फोर्थ इज व्हाट? स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन, एक और वर्ड क्या बोलेंगे? सेल्फ स्टडी। क्या बात है, रोनी इज रेडी विद हिज नोट्स। वेरी गुड, सेल्फ स्टडी। स्वाध्याय, स्व, सेल्फ, अध्याय, स्टडी, सेल्फ स्टडी। लेकिन हम पूरी लाइफ में हम किस चीज में एक्सपर्ट हो गए हैं? पर अध्याय, दूसरों को अध्याय करने में हम बिता देते हैं अपनी पूरी जिंदगी। तू सुधर जा, तू बहुत झूठ बोलता है, तू तेरा एटीट्यूड नेगेटिव है, हाँ, तू क्यों इतनी बेवकूफियां करता है? एवरीथिंग इज आउटसाइड, योर होल फोकस इज आउटसाइड। कैसे उसको ठीक कर दूं, बॉस ठीक हो जाए, हाँ, हस्बैंड वाइफ ठीक हो जाए, फ्रेंड्स ठीक हो जाए, सारी सोसाइटी ठीक हो जाए, तो मेरी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाए। वेरी गुड, इस जन्म में तो नहीं होगी। Right? The only thing that can happen is you study yourself, transform yourself. That is possible. इतने सालों में, जैसे संजीव ने पिछली बार कहा था, इतने सालों में मैं अपने आप को नहीं सुधार पाया, तो मैं किसी और को क्या सुधारूंगा? 20-25 साल से मैं नहीं सुधरा आज तक। Correct? So there are many aspects of our life which we are not transforming ourselves, and that is the only thing in our control. हम खुद को स्टडी करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दूसरे को कंट्रोल करना तो इम्पॉसिबल है। करेक्ट? क्योंकि अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने पास होना चाहिए। दैट इज द आइडियल वे टू लिव। इमेजिन करिए, मेरे रूम में, मेरे ड्राइंग रूम में एक टीवी है और मेरे पड़ोसी के ड्राइंग रूम में एक टीवी है। अब उसने अपना रिमोट टीवी का रिमोट कंट्रोल मुझे दे दिया, मैंने अपने रिमोट टीवी का रिमोट कंट्रोल उसे दे दिया। हाउ विल बी वॉच द टीवी? If I want to watch something and if I change that remote, his TV will change. That means the TV in his room will change. हाँ, वो कुछ दबाएगा वो बटन तो हमारा टीवी चेंज हो जाएगा। Is that a good life? But that is how we are living life, right? पड़ोसी ने कुछ बोल दिया, मैं आग बबूला हो गया। क्यों? उसने रिमोट दबा दिया एंगर का, मैं एंग्री हो रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक बटन दबा दिया, पड़ोसी एंग्री हो रहा है। वेरी गुड, परफेक्ट वे टू लिव। जब टीवी की बात करता हूँ तो लगता है क्या बेवकूफ वाली बातें करें, लेकिन एक्चुअली हम ऐसे ही जी रहे हैं। बहुत कुछ बोलता है, हम डर जाते हैं, फिर हम जाके वो गुस्सा किसी और को उतार देते हैं। तो हम बटन दबाए जा रहे हैं, सामने वाला उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा है। यानी कि हमने अपने लाइफ के रिमोट कंट्रोल दूसरों को दिए हुए, भाई तुम चला लो मेरी जिंदगी, अब तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा नाचूंगा। कितनी खुशी मिलेगी आपको इस जिंदगी से? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट डजंट वर्क दैट वे। आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस का रिमोट कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। दैट इज द ओनली वे टू लिव लाइफ पावरफुली। करेक्ट? So that will come with स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी करिए, सेल्फ को ट्रांसफॉर्म करिए। दैट इज द वे टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ।
Swadhyay. Anybody who wants to share something on this? Introspection, self-study. Anybody? Any Sir, question? Anji. Vijay Lakshmi this side. Self-study could be self-doubt. Self-study could also create self-doubt. Self-study will remove self-doubt. Okay. Because doubt is negative. If you study yourself perfectly, you will know doubt आ कहाँ से रहा है. Doubt या किसी thought से आ रहा है, किसी memory से आ रहा है, या किसी ego के conditioning से आ रहा है, एक ego flavor से आ रहा है. कौन doubt करता है? Doubt कौन करता है? Tell me. जिसको confidence नहीं होता है, believe नहीं होता है. नहीं है, वो कौन है? एक दब्बू किस्म का इंसान है. तो ego उसका क्या बन गया है? Somebody who is inferiority complex में घुसा हुआ है. Somebody who is weak, somebody who is scared, somebody who is insecure, उसी को डाउट आएगा. हाँ. तो यहाँ पे ईगो काम कर रहा है उसका. अगर ये सेल्फ स्टडी हो जाती है, देन ही विल नो कि मेरे को ये ईगो फ्लेवर को हटाना है अपने. वो उसके लिए काम करेगा, उसको डिस्टिंग्विश करेगा, डाउट को हटाएगा. डाउट को हटाने का क्या तरीका है? अगली बार जब मौका मिले डिसाइड कर दो, टेक ए डिसीजन. डाउट किस चीज का होता है? Maybe I can't do it. मतलब अपने ही किसी कैरेक्टर को लेके डाउट दो चीजों में होता है. या तो 3-4 ऑप्शन हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये करूं या ये करूं या ये करूं. डाउट में क्लैरिटी नहीं है. करेक्ट. क्लैरिटी नहीं है. तो क्लैरिटी नहीं है तो क्या करना है? टेक ए डिसीजन. व्हेन यू डिसाइड यू किल द ऑप्शंस. तो स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस इन योर लाइफ. क्लैरिटी आ जाएगी. 1-2 बार गलत करोगे कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस आ जाएगा. अगली बार सही डिसीजन ले लोगे. मेकिंग सेंस? Yes sir. या सेकंड डाउट कहाँ पे आएगा? मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं. करके देख लो, क्या प्रॉब्लम है? ज्यादा से ज्यादा डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आएगा और क्या होगा? राइट सर, बिल्कुल सही. करके देख लो. करके देख लो. नहीं आया रिजल्ट तो कोई बात नहीं, तो फिर से ट्राई देखो, फिर दोबारा करके देख लो. हाँ, एडिसन ट्राइड 10,000 times before lighting a bulb. He was in all kind of doubt, but he kept on trying. जो 10,000 बार कोई चीज ट्राई कर सकता है, वो कितने 9,999 टाइम्स डाउट में था. वो लास्ट में उसको अपनी क्लैरिटी मिली. ये इस तरीके से होगा. वेरी गुड. स्विच दबाया और बल्ब जल गया. तो टिल 9,999 टाइम्स ही वाज इन डाउट, बट ही डिडंट स्टॉप. ही टुक एक्शंस. So keep doing actions, but make sure you are doing it in the legal way. Make sure you are not hurting yourself or others. बाकी सारे रूल्स को फॉलो करना. सत्य, अहिंसा, धर्म सब फॉलो करना. चीटिंग नहीं करनी, चुराना नहीं है. सब कुछ ध्यान में रखते हुए एक्शन लेते रहो. स्वाध्याय करना. ये मैं नहीं कर सकता, करके देख ले. एक बार नहीं मिलेगा, 2 बार नहीं मिलेगा. फेलियर नहीं बोलना. 1-2 बार सक्सेस नहीं मिली, 10 बार सक्सेस नहीं मिली, 20 बार सक्सेस नहीं मिली, 21वीं बार मिल जाएगी. राइट? So yeah, so self doubt will not be created by Swadhyay. Swadhyay will remove the self doubt. Swadhyay is a positive action. It will never create any negativity. It will only remove the negativity. Good. So did I answer your question, Vijay ji? Vijay Lakshmi? हाँ जी sir. Good. Thank you sir. Anybody else? Any questions? Anything you want to share? Go ahead. कोई सवाल पूछना चाहता है, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, कोई शेयर करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ से शेयर करिए. और क्या पॉइंट्स हैं? ओके, लास्ट वाला पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद वी विल कम टू ओवरऑल डिस्कशन. लास्ट इज व्हाट? या नियम का 5th पार्ट क्या है? ईश्वर प्राणिधान. ईश्वर प्राणिधान. सरेंडर टू द डिवाइन. दिस इज माय फेवरेट, सो I will take the liberty to answer it. Surrender to the divine, full devotion to the divine. आपके हर एक्शन में आप बोल सकते हैं, एक्शन किया, let the divine decide the results. भगवत गीता में भी कहा गया है, कर्म करो. कर्म करना आपके हाथ में है. कर्म फल आपके हाथ में है ही नहीं, सोचो भी मत. But keep that result in mind so that you can take the right action. You should know what is the right action on the path of dharma, which will give you the desired result, which is for the welfare of the society, and you leave the results to the divine. That's why every affirmation I give, कितने लोगों को मेरे से affirmation मिली हुई है? बहुत लोगों को मिली हुई है. Correct?
और अगर आपने देखा होगा सबसे लास्ट में क्या लिखा होता है उसमें, डिवाइन क्या लिखा मैजिक होता बी है? डन, डिवाइन विल बी डन या डिवाइन मैजिक बी डन। डन। मेरा कोई काम, मैंने कर्म कर दिया है, ये मुझे चाहिए और ये मैं क्रिएट करूंगा, तो डिवाइन मैजिक बी डन, आगे आपकी मर्जी। सो इट इज, थैंक यू, डिवाइन मैजिक बी डन, हाँ यही चाहिए, धन्यवाद, आगे आपकी मर्जी। बाकी क्या होता है, ऊपर से तथास्तु आ जाता है और वो चीजें आने लग जाती हैं लाइफ में, चाहे वो अपने लिए हो या किसी और के लिए हो। करेक्ट। तो रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, रिजल्ट डिवाइन के हाथ में है। पर अगर डिवाइन को पहले ही आप बोल दो कि हाँ मुझे ये चाहिए, बड़ी क्लियरली, विदाउट एनी डाउट, हैविंग फुल फेथ, फुल बिलीफ, फुल फेथ, फुल सरेंडर टू द डिवाइन, बोलो हाँ ये चाहिए मुझे, धन्यवाद, आगे आपकी मर्जी। क्या होगा वहां से? भगवान को एक ही लैंग्वेज आती है, लाइफ में आ जाएगा और शुरू हो जाएगा। करेक्ट। आपने देखा होगा बड़े बड़े महर्षि तपस्या करते थे, भगवान आगे क्या बोलते थे? तथास्तु। चाहे वो रावण हो तो भी तथास्तु, अगर वो कोई बहुत बड़े सिद्ध विश्वामित्र हो तो भी तथास्तु। गॉड डिवाइन विल नेवर बी पार्शियल, उनको नहीं फर्क पड़ता आप राक्षस हो या सुर हो या असुर हो। मतलब क्या है? डिवाइन इज नॉट गोइंग टू जज यू, डिवाइन इज नॉट गोइंग टू जज कि ये अच्छा अमित जी हैं तो इनके विश पूरी कर देती हूँ, हाँ ये शशि है तो चलो इसकी विश पूरी कर देती हूँ, ये दूसरे अमित जी हैं इनकी विश पूरी नहीं करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। डिवाइन इज नॉट पार्शियल। करेक्ट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आपके कोई भी एफर्मेशन है, कोई भी डिजायर है जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, गेट इनटू दैट एक्शन, बी वेरी क्लियर, टेल डिवाइन इट इज ऑलरेडी डन, मुझे ये करना है एंड गो अहेड एंड डू इट। रिजल्ट डिवाइन पे छोड़ दो। और अगर आपके और यूनिवर्स के बीच का तालमेल, तालमेल मतलब क्या? कार्मिक डेट और कार्मिक बॉन्डेजेस और कार्मिक अटैचमेंट्स, ये अगर इक्वेशन क्लियर है, द रिजल्ट्स हैव टू कम, क्योंकि लाइफ इज लाइक ए रिवर, रिवर विल फ्लो, पानी बहता ही है, पानी रुक नहीं सकता है रिवर का, रुक गया तो पानी सड़ जाएगा। तालाब का पानी अगर वो रुक जाए तो क्या होगा? बदबू देगा, राइट। बहता हुआ पानी है, नो प्रॉब्लम। लाइफ इज लाइक ए फ्लोइंग रिवर, your karmas will give you the results. Be follow the universal laws, be grateful to the divine and do your karma on the path of satya and dharma and leave the results to the divine. Ishwar pranidhana, surrender to the divine, full faith. Whatever happens for the good, right? Amit ji ka favorite abbreviation. WHHFG, right? Very, very powerful. That is the exact meaning of Ishwar Pranidhana. What was that? WHH? Whatever happens for good. WHHFG. Okay. Right? Okay, now people can share. We have covered the 10 points, Yam and Niyam. And we don't have much time, so I will touch the other topics maybe just by I will check that. But first, anybody who wants to share from here? 10 points, because ये सबसे फाउंडेशन, ये सबसे बड़ा फाउंडेशन है, क्योंकि अगर ये पहले दोनों पार्ट्स में रखा है यम और नियम को, तो सेज पतंजलि ने भी कुछ सोच समझ के ही रखा है। And I'll share something very interesting. All this I had learned when I was in the year 1997, possibly 25 साल पहले की बात है। And that time you can understand the kind of the youthful exuberance, right? तो उस समय बैठना बड़ा मुश्किल होता था, तो हमारे गुरुजी ये सब सिखाना शुरू करते थे। अगर हम कहते थे ये सब सर मॉरल साइंस में हमने पढ़ लिया है स्कूल में, हाँ झूठ नहीं बोलना है, ये सब चीजें हमने पढ़ लिया, सर आसन कराओ, प्राणायाम कराओ, मेन मुद्दे पे आ जाओ। तो ये उससे कि तुमको पतंजलि का अष्टांग योग करना है या अपना विकलांग योग करना है। Without these 2 limbs you will be doing only the 6 limbs. So I still remember that dialogue and I've heard that many times after that. तो अष्टांग योग करना है या विकलांग योग करना है? तो अष्टांग योग करना है तो ये फाउंडेशन है, इसके ऊपर बिल्डिंग बनेगी। तो यम और नियम के ये 10 रूल्स आपको अपनी लाइफ में लाने हैं। उस समय समझ में नहीं आया है, लेकिन आज समझ में आता है जब अप्लाई करता हूँ और लोगों को बताता हूँ, then I know कि what he told me. So my respect for my गुरुजी then. And उस समय हम भागते थे, छोरी क्लास चल रही, भाग जाओ कहीं से भी मौका लगे। तो we will take all kind of excuses to run away from the class, right? But he would catch hold of us. एक दिन नहीं जाते तो वो घर पहुंच जाते थे, क्यों नहीं आए?
देन अगले दिन के भैया घर पहुंच जाएंगे तो सुबह सुबह आना पड़ेगा, देन वी यूज्ड टू गो बैक। सो एनीवे, सो जस्ट टू टेल यू, तो इम्पोर्टेंस ऑफ दीज लेसन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगी इसके ऊपर। तो अगर यम और नियम क्लियर है आपको, तो अगला स्टेप जो है हमारा आसन और प्राणायाम, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अगली बार। लेकिन थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, कितने लोग योगा करते हैं वैसे प्रैक्टिस, रेज योर हैंड्स, या किया है कभी ना कभी, रोज नहीं, कभी ना कभी करते रहते हैं बीच बीच में। हाँ, जैसे मैं भी पिछले 25 साल में आई हैव डन इट ऑफ एंड ऑन, करता था फिर छोड़ देता था, फिर करता था फिर छोड़ देता था। मेरी सबसे ज्यादा होती थी समर में कर लेता था, विंटर में छोड़ देता था। विंटर में बाहर निकलना वाज इम्पॉसिबल फॉर मी। तो रजाई के अंदर से सुबह 5:30 बजे कौन उठेगा, पगला गए, वहां जाते ही नहीं थे हम लोग, भाग जाते थे। So and our Guruji would come and wake us up and take us to the park and make us sit there and do that. तो आसन प्राणायाम तो हम चलो कर लेते थे, but theory classes and all we would run away. So anyway, so coming back, तो योग कितने लोगों ने आसन किया हुआ है पार्क में जाकर? आजकल तो घर में कर सकते हैं, that's fine, but if you can do that, आसन व्यायाम जो हम करते हैं और प्राणायाम, ये दोनों बहुत जरूरी हैं। ओके, तो जस्ट टू टेल यू, पैंडेमिक में अगर मेनली लंग्स को इफेक्ट किया है इस वायरस ने, सो अगर आपने प्राणायाम किया होगा और लंग्स की कैपेसिटी स्ट्रांग रही होगी, इट वुड हैव इम्पैक्टेड दोज पीपल वेरी वेरी लेस। बट दोज हु हैव नॉट डन एनी काइंड ऑफ प्राणायाम एंड नॉट डन एनी काइंड ऑफ हीलिंग फॉर देयर प्राणमय कोश, then they would have been impacted most. तो इसके लिए सतगुरु जी ने भी बोला, एक स्पेसिफिक उन्होंने प्राणायाम भी निकाला हुआ है, सिंह क्रिया करके है, सब कुछ पोस्टेड दैट इन द ग्रुप मेनी टाइम्स। तो अगर आप ये सब करोगे, इट विल इम्प्रूव योर इम्यूनिटी, इट विल इम्प्रूव योर लंग्स कैपेसिटी। सो प्राणायाम इज नॉट समथिंग विच इज गुड फॉर हेल्थ नाउ, इट इज ए मस्ट फॉर हेल्थ नाउ। तो आपको योगा आसन और प्राणायाम, योगासन और प्राणायाम करना ही है। तो मेक श्योर यू टेक आउट सम टाइम एंड डू दैट, that's what I would say. So we will spend more time on this maybe next time, and maybe if you want we will do a small round of pranayam also next time, simple one, ताकि आप सबको याद रहे। या तो आसन में सबसे रेगुलरली कौन करता है, एक बार दोबारा हाथ उठाइए, आसन कौन रेगुलरली करते हैं आज की डेट में? आज की डेट में टोनी करते हैं, रेखा जी करती है, मैं करता हूँ, और रेणु जी नहीं करते? सर रेगुलरली नहीं है, कभी जिस दिन हीलिंग का ज्यादा हुआ उस दिन आसन वाला कम छूट जाएगा। So you need to understand, you need to do that, okay? तो आसन से क्या होगा, बेसिकली पोस्चर है। आसन से आपकी बॉडी को आप ट्विस्ट एंड टर्न करके इतना स्ट्रांग बना लेंगे कि आप आसानी से एक पोस्चर में 2 घंटे तक बैठ सकते हैं। क्योंकि जब तक आप एक आसन में बैठेंगे नहीं 2 घंटे तक, तब तक ना आपका प्राणायाम होगा ढंग से, ना आपके बाद की धारणा ध्यान समाधि तक पहुंच पाएंगे। तो अगर आपको तपस्या करनी है, तपस्या मतलब अगर आपको सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, तो मेडिटेशन कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। संस्कार बना लो अभी से, राइट? So that is why asana is important, because you need to sit without moving for about at least start with 15 minutes. एक पोस्चर पे 15 मिनट के लिए बैठने की कोशिश करनी है, जरूरी है। और शुरू में होगा यहाँ कुछ भी, वहाँ ये सारे थॉट्स आ जाएंगे, आपको चैन से बैठने भी नहीं देंगे। तो all these things are going to happen. Start with 5 minutes, then slowly increase it, but very very important, right? So we will talk in more details in the next program. आसन एंड प्राणायाम के ऊपर हम अगली बार बात करेंगे, लेकिन आज की डेट में सिर्फ इतना बता सकता हूँ, अगले वीक तक एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ। किसी भी पोस्चर में कम से कम 5 मिनट तक बिना हिले डुले बैठना है, ओके? 5 मिनट्स, राइट? यू कैन पिक योर पोस्चर जो मर्जी हो, लेकिन उसमें क्या रखना है, कमर, गर्दन और सिर सीधी रहेगी, ये बेसिक है। स्थिर सुखम आसनम, सुना है ना? आसन का डेफिनेशन क्या है? स्थिर सुखम आसनम, स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट के साथ बैठना है। पोस्चर सुखासन, पद्मासन, अर्थ पद्मासन, वज्रासन, किसी भी आसन में बैठ सकते हो। अब ये क्या है, गूगल में सर्च करो, ओके? नहीं मालूम है तो गूगल में सर्च करो। 5 मिनट तक बैठना है बिना हिले डुले। और अगर आप बैठ सकते हो तो वो एक्सपीरियंस अगली बारी हम देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कौन कौन से आसन आसान हैं, और अगर आप चाहते हो तो मैं एक छोटी सी लिस्ट शेयर कर दूंगा आपके साथ, जो आप आधे घंटे में सारे तरीके के एक्सरसाइज कर सकते हो। खड़े होके, बैठ के, लेट के, उल्टा लेट के, 4 पोजीशंस होती हैं योगा में। इन सब में अगर आप 2-2 आसन ढंग से कर लो तो यू विल बी प्रीटी गुड इन योर वर्क, एंड दिस यू कैन डू इन हाफ एन आवर। तो मैं आधे घंटे का भी आपको योगा प्राणायाम करा सकता हूँ।
और 1.5 घंटे का 2 घंटे का तो है ही है, राइट। और बाकी जो योगिक ब्रीदिंग कराते हैं वो तो अलग है, वो तो अपने आप में 2 घंटे का प्रोग्राम है, तो उसकी बात नहीं करूंगा, राइट। सो देयर आर many ways how you can do this. So asana and pranayam are very important. सर प्लीज सेंड द डिटेल्स। हाँ हाँ, अगली बार पहले ऐसे नहीं करेंगे, उसके बाद बना के दूंगा। पहले भेज दूंगा तो कोई फायदा नहीं है। First we will discuss it, ओके then I will tell you, then you understand the importance of it, then I will give you the list. वरना अभी लिस्ट भेजने से क्या होगा, अच्छा हाँ ठीक है हो जाएगा, वो साइड में चला जाएगा। तो I will not do that mistake. ये मैं कर चुका हूँ, अब मैं खुद कर चुका हूँ ये, जो मेरे को पहले बता देते थे मैं वो करता ही नहीं था। Unless you know why you have to do it, you will not do it. Before doing what you need to do, it is very important to know why you should do it. तो अगले प्रोग्राम में हम सीखेंगे why, उसके बाद बताऊंगा what. ओके Okay, right. So with this we come to the end of the session. We have just exceeded the time. So any questions in this session so far? किसी के भी कोई सवाल हो, कोई शेयर करना चाह रहे हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं हो तो आप पूछ सकते हैं। And by the way, pranayam can break any kind of, negative emotion, any kind of pattern, anything that you want to break in your life. Pranayam is so powerful. प्राणायाम को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, आपको हल्का जरूर कर देगा वो। हाँ, आपका वजन नॉर्मल हो जाएगा अगर आप कपालभाति वगैरह करते हो, कपालभाति प्राणायाम वगैरह, तो इट यू कैन इजीली टेक केयर ऑफ योर टमी। आपका टमी अंदर हो जाएगा, आपका वेट कम हो जाएगा, आपके एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाएगा। सो ऑल दीज आर एडवांटेजेस। जस्ट डू अ गूगल सर्च ऑफ व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ प्राणायाम, यू विल नो ऑल दिस, एंड देन डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी यू कैन पिक अप एनी प्राणायाम, it will work, right? Okay, so with this we come to the end of the session. So thank you very much for your participation, and I hope this session was valuable, and we meet again next week, next Wednesday, same time, 8 o'clock, ready to transform your life. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Take care. बिल्कुल